बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त के मेहमान पॉडकास्ट के साथ डॉक्टर कमर फारूक आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की हमारी शख्सियत एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बार्सिलोना के अंदर उन्होंने सर्व किया, पाकिस्तानी कम्युनिटी के मामलों को उन्होंने बहुत करीब से देखा। इसके अलावा दुनिया के और दीगर ममालिक के अंदर भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन आज हम उनकी ज़िंदगी के दीगर पहलू जो उनकी सर्विसेज से हटकर हैं उन पर बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अयाज हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, आप पाकिस्तान में आप किस इलाके से, किस ज़िला से हैं? पाकिस्तान का सिंध का एक मशहूर शहर है कंडवादम, जो डिस्ट्रिक्ट संगड़ में है। और संगड़ का डिस्ट्रिक्ट संगड़ का सबसे बड़ा शहर है। ये मेन रेलवे लाइन पर वाक़ है, लेकिन मेन हाईवे पर वाक़ नहीं है। मेरा ताल्लुक वहाँ पे है, वहीं मेरे पता। अगर सर आप इस सर्विस ब्यूरोक्रेसी की तरफ ना आते तो क्या होता? कभी सोचा कोई दूसरा पहलू भी था ज़िंदगी में? जी, इसमें तीन इसके पहलू बनते थे। जब मैंने एफएससी की तो उस ज़माने में फ़र्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न होती थी। तो मैं अपने कॉलेज में फ़र्स्ट डिवीज़न थी और मेरा इंजीनियरिंग के अंदर दाखिला जो था वो नवाब शाह इंजीनियरिंग कॉलेज में हो चुका था। सिक्योर थी वो, सही। लेकिन वो मैंने वहाँ पे जाने की बजाय आर्मी के लिए अप्लाई कर दिया। और 1974 में मैंने 1975 में कमीशन के लिए अप्लाई किया और सिलेक्ट हो गया। तो इंजीनियरिंग मेरी ख़त्म हो गई, आर्मी का कैरियर शुरू हो गया 75 से। तो ये यकदम इतनी बड़ी तब्दीली, कहाँ इंजीनियरिंग, कहाँ आर्मी? हाँ, लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल ये था कि मैं आर्मी में जाके इंजीनियरिंग कोर में शिरकत कर लूँगा। सही। इंजीनियरिंग मेरे जहन में थी, लेकिन वो बदकिस्मती ये हुई या खुशकिस्मती कि जो मेरे प्लाटून कमांडर थे 4th टर्म में, आखिरी टर्म में, उनके ख्याल में मैं एंटी एयरक्राफ्ट गन, जो कि बाद में एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस बना, उसमें वो समझते थे कि मैं ज़्यादा मौसर होऊंगा। लेकिन कमीशन में लेकर 94 लाइट एक रेजिमेंट में गया, लेकिन वहाँ प्रैक्टिकली मेरा दिल नहीं लगा। तो सर यकदम फिर आप आर्मी भी छोड़ गए, आप सिविल सर्विस की तरफ आ गए। ये इतने तजाद, तीनों में आपका बहुत बड़ा तजाद है। हाँ, लेकिन इससे बड़ा तजाद ये हुआ कि 94 लाइट अटैक में जब मैंने इस्लामाबाद ओजीडी कैंप में मैंने ज्वाइन किया, तो पीएमए से हमारे कुछ कैडेट जो थे, हमारे प्लाटून मेट, हमारा आपस में ग्रुप ये था, अंडरस्टैंडिंग थी कि हम कमांडोज़ के अंदर जाएंगे। तो वो लोग तो रह गए, लेकिन मैंने कराची, जब मेरी यूनिट चली गई तो मैंने वहाँ जाके अप्लाई किया 1980 के अंदर, और मैं कमांडो में वॉलंटियर हो गया। तो लाइट अटैक में हम कहते थे कि लाइट अटैक में हमारा जो स्वीपर है यूनिट का, वो गाड़ी में सफ़र करता है। तो कमांडो में जो ऑफिसर है वो पैदल सफ़र करता है। तो कमांडो में मेरे जाने का शौक़ था, और मैंने माशाल्लाह वहाँ पे 1980 से लेकर 1986 तक मैं कमांडो में रहा। तो वो तो आपकी सेहत से अब भी लग रहा है कि आप कमांडो रहे हैं, या कमांडो हैं, अभी भी आप कमांडो हैं। वो जो आदतें थी ना मेरी, पैदल चलने की, एक्सरसाइज करने की, खुश रहने की, और वो मुझ में अभी तक हैं। 1986 में उस ज़माने में जनरल ज़िया साहब ने एक सिस्टम शुरू किया था कि आर्म्ड फोर्सेस के कुछ परसेंटेज सिविल सर्विस में आती थी। उसमें सिंध की तरफ से मुझे मौका मिला, तो मैं उसमें तो जनरल ज़िया साहब से भी मुलाकात हुई आपकी? ज़िया साहब के साथ बहुत मुलाकात हुई। मैं जब मैंने ज्वाइन कर ली 1986 में, अपनी लाहौर से ट्रेनिंग करके मैं इस्लामाबाद गया 86-87 में, तो उस वक्त प्रोटोकॉल अफसर लग गया मैं। तो जनरल ज़िया साहब के साथ मुझे 2-3 मुल्कों के साथ दौरे पे जाना हुआ। तो जो सिविल सर्विस की तरफ आप आए, तो ये तजर्बा कैसा रहा? ये तजर्बा शुरू में तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमें आदत थी आर्मी की सुबह 8 बजे दफ्तर में पहुंच जाना। सिविल सर्विस में वो तो सर आज तक जो आपकी आदत वो बरकरार है, वो अभी तक है बरकरार। लेकिन जब सिविल सर्विस में फॉरेन ऑफिस ज्वाइन किया तो 8 बजे हम पहुंच जाते, तो उस वक्त वहाँ पे स्वीपर आया होता था।
और वो हमें कमरों में जाने नहीं देता था क्योंकि कमरों की सफाई हो रही होती थी। सही। तो वो बड़ा तकलीफ दे मराइल था, लेकिन उनको भी आदत हो गई, हमें भी फिर आदत आपने हो गई। एडजस्ट किया या उन्होंने आपके साथ? नहीं, वो हमने एडजस्ट कर लिया अच्छा। कि वो लॉबी में आके बैठ जाते थे सही। और जब वो ऑफिस खुलता था तो दफ्तर में चले जाते थे। तो सर इस दौरान जो आपने बार्सिलोना को भी पहले मेडल किया, बाद में बार्सिलोना किया, ओमान किया, लीबिया किया, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई तजर्बा जिससे आप समझते हो कि ये मेरे पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए? हाँ, हर मुल्क का एक अपनी कहानी है, क्योंकि सिवाय एक जगह के तुर्कमेनिस्तान, वहाँ पे पाकिस्तानियों की तादाद 500-600 के करीब थी। बाकी लेकिन वहाँ का भी एक वाक़या आपको मैं ज़रूर बताऊँगा, शेयर करूँगा आपके साथ। और बाकी जगहों पे पाकिस्तान कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। जो मसाइल आप यहाँ पे आज देखते हैं, यही मसाइल वहाँ पर हैं, और जितने सीरियस यहाँ के लोग हैं उनको हल करने के लिए, इतने ही सीरियस बाकी मुल्कों के लोग हैं। और जो आप फ़र्क यहाँ देखते हैं वही फ़र्क उन लोगों में, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। आप एक मुल्क में अगर बेहतरी ले आएँ कम्युनिटी में, वो ऑटोमेटिकली दूसरी मुल्कों में पाकिस्तान कम्युनिटी में चली जाएगी, लेकिन ये स्टेप लेने को तैयार कोई नहीं है। तो सर इतनी टफ आपकी सारी ज़िंदगी की मुलाजमतें रही हैं, तो इस दौरान फ़िल्म का, अदब का कोई ज़ौक़ शौक़ रहा? जब मैं लीबिया में था तो ये सारा ज़ौक़ शौक़ ख़त्म हो गया। वजह ये थी कि लीबिया में मुझे डायबिटीज़ हुई पहली दफ़ा, और उसकी मेन वजह ये थी कि वहाँ पर टेंशन थी। और टेंशन ये थी कि मुझे ये पता नहीं होता था कि मैं एम्बेसी जा रहा हूँ, ज़िंदा वापस आऊँगा या नहीं। मेरी बेटी स्कूल जा रही है, वो आएगी वापस या नहीं आएगी, या मैं दफ्तर में हूँ तो मेरी बीवी घर पे मुझे मौजूद मिलेगी। ये उस वक्त की बात है जब जंग लीबिया के साथ चल रही थी। हाँ, जब 2012 से 2013 तक। ये तो किस तरह की फिल्में पहले देखते रहे हैं? मैं अमूमन जो फिल्में देखता रहा हूँ वो वेस्टर्न फिल्में मैं ज़्यादा पसंद करता था, या फिर एडवेंचर मूवी। बाकी लव तो ज़िंदगी में भी कोई एडवेंचर हुआ? या सबसे बड़ा एडवेंचर तो यही था कि जी 6 साल कमांडो में गुजार दी। तो ये मेरे लिए बड़ा फ़ख्र था कि मैं ब्रिगेडियर टीम शहीद जैसे कमांडर के साथ मैंने नौकरी की हो। और वो मेरे दोस्त जो बाद में शहीद हुए, उनमें से एक मेरा स्टूडेंट भी था जो वहाँ पे शहीद हुआ नार्दर्न एरिया में। तो मेरे लिए तो खुशी थी कि मेरे दोस्त थे, मैंने उनके साथ वक्त गुजारा था। मेरा एक दोस्त ज़ख्मी हुआ था जंग के अंदर, जो नार्दर्न एरिया में लड़ी गई। कब याद भी आती है उनकी? हाँ जी, उनकी याद आती है? बहुत याद आती है। या मतलब मेरे साथ जिन्होंने मेरे साथ चराड़ के जंगलों के अंदर, वो काला चिट्टा के जंगलों के अंदर वक्त गुजारा हो, और वो एकदम मुझे पता चले वो शहीद हो गए, तो कैसे भूलेंगे, अभी भी याद है। सर आज जब अपनी आर्मी के हवाले से बात की जाती है, मुख्तलिफ जगहों पे कोई अच्छा तासर नहीं जाता, तो आप इसको फिर किस तरह, आप क्योंकि एक ज़िंदगी गुजार के हैं, तो आपको क्या फीलिंग आती है कि लोग इस तरह क्यों सोच रहे हैं? देखिए, आर्मी के बारे में जब हम बात करते हैं तो आर्मी तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इदारा है, और ये वो इदारा है जिससे पाकिस्तान का हर शख्स मोहब्बत करता है। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं कि हमें पता है कि जी ज़ाब्तों को हमने भी ड्यूटियाँ दी हैं बॉर्डर के ऊपर, कि जब किसी को ये नहीं पता होता कि गोली कहाँ से आनी है, या मारने वाला कौन है, तो आपका जो जवान है वो सीना तान के खड़ा होता है। तो उसके लिए तो कोई एक लफ्ज़ सोच भी नहीं सकता। हाँ, बहुत से लोग हैं, बुरे लोग हैं, वो हर इदारे में होते हैं, और उनको बुरा कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इदारे को नाम नहीं लेना चाहिए। सर फिल्म आपने देखी, शायरी के हवाले से या नावल्स के हवाले से, कोई नावल पढ़े हैं, शायरी कोई गुजरी हो नज़रों से? मैं शायरी शुरू के ज़माने में मैंने बहुत पढ़ी, परवीन शाकर को बहुत पढ़ता था। सही। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो शौक़ ख़त्म हो गया। जब कमांडोज़ में मैं गया तो वहाँ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। वहाँ तो 15 दिन जो थे वो जंगल में गुजरते थे, 15 दिन शहर में गुजरते थे, इसलिए वो शौक़ ना रहा। और जब फॉरेन सर्विस में आए तो यहाँ पे दूसरी शौक़ पैदा हो गया, दूसरी किताबें पढ़ने का शौक़ हो गया। तो इसलिए किस किस्म की दूसरी? डिप्लोमेसी के ऊपर, ऑटोबायोग्राफी लोगों की पढ़ना,
थोड़ा सा अंदाज़ा होता था। अपने पाकिस्तानी एम्बेसडर की बहुत सी किताबें हैं, वो पढ़ना, उससे थोड़ा सा दुनिया के बारे में आगे ही होती थी। तो सर आपने भी किताब लिखी लेकिन अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी, लेकिन यहाँ जो पाकिस्तानी स्पेन के अंदर मौजूद हैं एक अरसे से 70 की दहाई के बाद से, उनके बारे में आपने लोगों को बताने की कोशिश की है कि इनकी ज़िंदगी कैसे यहाँ पर गुजरी। तो कभी अपनी भी ऑटोग्राफी लिखेंगे कि किस तरह ये सारे 3 मराहल और तीनों मुतजाद। हाँ, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना मुश्किल कदम है। इसमें क्या उसमें सच ज़्यादा बोलना पड़ता है? नहीं, सच तो लिखने में कोई अर्ज नहीं है, बल्कि सच बोलना ही चाहिए, और कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं जिसको छुपाना चाहूँ मैं। लेकिन है कि अगर वो डिटेल दुरुस्त ना हो सके, क्योंकि मैं कभी मैंने डायरी नहीं लिखी, तो बहुत सी चीज़ें हो सकती है कि मैं लोगों के नाम गलत लिख जाऊँ, तो वो वाला मैं ख़तरा मोल तो नहीं सर जो आपने ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी हैं उनके अंदर जो वाक़यात आपके ब्यूरोक्रेसी के हवाले से या आपकी सिविल सर्विस के हवाले से जो आप कह रहे हैं, एम्बेसडर्स की जो रिटायर हो जाते हैं, तो उसमें आप महसूस करते हैं कि इसमें कोई तजाद है, कोई ऐसी बात लिख दी गई है जो ऐसा नहीं हो सकता? ऑटोबायोग्राफी के अंदर जो तजाद है, कभी कभी हम देखते हैं कि वो उसको रंग देने के लिए कोई हम थोड़ा सा रंगीन बनाने के लिए भी कुछ कर देते हैं। रंगीन बनाने के लिए लफ्ज़ों का चुनाव तो यकीनन करते हैं लोग, लेकिन जो हकीकत होती है वो उससे मफ़र नहीं हो सकता, और वो फ़ौरन ही पकड़ी जाती है। क्योंकि आपके ज़माने के जो लोग हैं वो जब पढ़ते हैं तो वो ख़ुद उन बातों के शाहिद होते हैं, तो इसलिए वो आपको फ़ौरन जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं ख्याल कि कोई आदमी ऑटोबायोग्राफी लिखते हुए झूठ बोल सकता है। सर को खेल भी खेला है या सिर्फ यही खेल खेला है? नहीं, मैं अपने स्कूल के ज़माने में और फुटबॉल खेला करता था। जब मैं आर्मी में गया तो पहली टर्म जो हमारी पहले 6 महीने थे, तो वहाँ पे बटालियन लेवल के स्पोर्ट्स हो रहे थे, और उन्होंने कहा कि जी आपने हिस्सा लेना है। मैंने कहा जी मुझे तो ये वाला स्पोर्ट आता ही नहीं है। वो था हर्डल्स करना, सही। वो जो एक रख देते हैं रास्ते में और आपने भागना होता है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार ये इसको कैसे करते हैं? उसने कहा कोई नहीं, इसके ऊपर से जंप करना है। और मैंने कहा अगर ये गिर जाए? उसने कहा फिर भी कोई नहीं, तो जंप करके तुम निकल जाना। अच्छा ठीक है। तो जब शुरू हुई तो पहली तो मैंने जंप कर गया, लेकिन दूसरी पे मेरी टांग लग गई, और मैं आखिर तक सबको टांगे मार के गिराता रहा और जंप करके जाता रहा। तो जब वो आखिर में पहुंचा, तो जिस तरह वहाँ पे खड़े होते हैं पहले और दूसरे तीसरे शख्स को पकड़ने के लिए, तो एक हवलदार मेरे लिए खड़ा था कि ये वो है जिसने सारी गिराई है। तो सर आप फुटबॉल के घर में रहते हैं, बार्सिलोना जो पूरी दुनिया के अंदर फुटबॉल का एक सिंबल है, तो आपको यहाँ पे फुटबॉल का कौन सा खिलाड़ी है जो आपको अट्रैक्ट करता है कि ये? मुझे यार टू बी वेरी फ्रैंक, मैं फुटबॉल जब मैं आया 1988 में, उस वक्त से मैं FC बार्सिलोना का शिदाई हूँ, ठीक है। और जब 2007 में यहाँ पर आया तो वो ऐसे ही कुछ इत्तेफाक हो गया कि मेरे पास एक डायरेक्टर साहब थे जो इनके डायरेक्टर थे FC बार्सिलोना के, उन्होंने मुझे अपना कार्ड दे दिया, तो मैं उनके कार्ड पे तकरीबन हर मैच जाके देखा करता था। तो मेरे उस ज़माने के तो शावी जो अब जनरल मैनेजर है ये था, उसके बाद इनका जो कैप्टन हुआ करता था मेसी था, पीके था, ये बेहतरीन थे। अब जो है जो इनके नए लड़के आए हैं उनके साथ कुछ इतना वो बन नहीं पा रहा मेरे लिए कि जी उनमें से किसी को जो स्पेनिश है उसको मैं कह सकूं यार ये बेहतरीन है। तो आप तो क्रिकेट पर भी बड़ा अच्छा तबसरा करते हैं। वो बस मैं उसमें बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। लेकिन वर्ल्ड कप के जो मैचेस थे उस पर आपने बड़ी महाराना राय भी डिस्कस की है। वो है कि जी वो वनडे वगैरह होते हैं उनमें तो ठीक है, लेकिन बाद में फिर मुझे दिलचस्पी रहती नहीं, बड़ा बोर हो जाता हूँ। सर इस वक्त आप पाकिस्तान के हालात को कैसा देखते हैं? देखिए पाकिस्तान का जो हालात हैं वो हकीकतन, वैसे तो हम पढ़ते रहे हैं कि हमेशा ख़तरनाक मोड़ से गुजर रहा है, लेकिन इस वक्त तो हकीकतन ख़तरनाक है कि आपके हालात जब मैं पढ़ता हूँ सुनता हूँ तो बड़ा एहसास होता है कि कोई
सीरियस भी है पाकिस्तान के बारे में या नहीं है, और कौन किसके ख़िलाफ़ मुहाज़राई कर रहा है, इसका भी अंदाज़ा नहीं हो पाता। तो अल्लाह करे कि इलेक्शन होने हैं, खैर आफियत से हो जाएं, जो पार्टी भी आती है आ जाए, एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाए, उसके बाद ही पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर होते हैं। मज़हब की जानब कितना रुझान है? मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मैं मज़हब की समझता भी हूँ, अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि इसकी फ़हम मुझे अता करे, और कोशिश करता हूँ कि अपने हर काम मज़हब के और दीन के तौर पे कर सकूँ। तो आखिर में सर, आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, और जो मौजूदा हालात हैं इनसे निकलने का कोई रास्ता अगर आपके ज़हन में हो, कोई पैगाम? पाकिस्तानी अगर अपने आप से सिंसियर हो जाएं तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम पर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि ना हो सके, लेकिन अगर उसके लिए ज़रूरी ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम इदारे, मैं मुखलिसाना तरीके से ही समझता हूँ कि स्पेन से हमें सीखना चाहिए। इससे बड़ी डिक्टेटरशिप किसी मुल्क में नहीं हुई, जितनी तकलीफ़ यहाँ के लोगों ने उठाई किसी मुल्क ने नहीं उठाई, लेकिन आज ये मुल्क जो है सही जमहूरी तरीके से आगे चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी आज़ाद हैं, इदारे अपने काम कर रहे हैं। जो उस वक्त हुआ, अगर हमारे इदारे और हमारी सियासी पार्टियाँ उस पर अमल कर लें तो ये हम सब के लिए बेहतर होगा। जी, आपने दोस्त के मेहमान में सैयद एजाज़ हुसैन शाह साहब की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है कि आपको यह गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और जो हमारे पॉडकास्ट इस वक्त हम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ शख्सियात के हवाले से, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम ऐसी गुफ्तगू अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ जिसमें कोई सबक हो, कोई तजुर्बा हो, और जिससे कुछ सीखने का अमल आपकी ज़िंदगी में आ सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप हम सब का हामी और नासर हो।